सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम में मैं सुमैया रिजवान आपको वेलकम कहती हूँ। नाजरीन, मियाँ शहबाज शरीफ का नाम ECL में डलेगा या नहीं, उनका नाम ब्लैक लिस्ट से निकलेगा या नहीं, ये तमाम तर मामलात हैं जो हुकूमत क्या करने जा रही है। बयानात का सिलसिला तो जारी है, लेकिन बयानात से हटकर अमली इक़दामात क्या किए जाएंगे, वज़ारत दाखिला इस हवाले से क्या करेगी। और एक इजलास भी शुरू हो चुका है कि मियाँ शहबाज शरीफ का नाम एग्जिट कंट्रोल लिस्ट में डाला जाए या नहीं डाला जाए। हुदैबे पेपर मिल्स के हवाले से हमने आपको कल बताया था, आज पर हम दोबारा ही बात करेंगे क्योंकि हुकूमत अभी कह चुकी है कि असर 9 इसकी इन्वेस्टिगेशन होंगी। ये एक बहुत पुराना केस है और उसको एक दोबारा से इसकी तफ्तीश जो है वो की जाएगी। लेकिन एक मामला ये भी है कि मियाँ शहबाज शरीफ जो मुल्क से जाना चाहते हैं 8 हफ्तों के लिए, लेकिन क्योंकि हुकूमत ने अभी तक ब्लैक लिस्ट से उनका नाम नहीं निकाला, क्या उनका नाम एग्जिट कंट्रोल लिस्ट में डाल दिया जाएगा? क्या होने क्या जा रहा है, हुकूमत सोच क्या रही है? इसी पर पहले ज़रा एक अपडेट लेते हैं हमारे नुमाइंदे सिद्दीक साजिद से, उसके बाद डिस्कशन का आगाज़ करेंगे। सिद्दीक, बताइएगा इजलास जो शुरू हुआ है, खबर क्या है कि आज नाम एग्जिट कंट्रोल लिस्ट में मियाँ शहबाज शरीफ का डाल दिया जाएगा? जी समिया, यही खबर है कि नाम डाल दिया जाएगा। इजलास सिर्फ एक रस्मी कार्रवाई है और हमारे ज़राए के मुताबिक जो तमाम नैब की सिफारिशात हैं, वो शवाहिद जो डॉक्यूमेंट्स हैं, वो इस बात के लिए काफ़ी हैं कि शहबाज शरीफ का नाम जो है ECL में डाला जाए। और आज के इजलास में खुसूसी तौर पर जो नैब के आला हुकाम है वो भी इसी वजह से शिरकत कर रहे हैं ताकि वो इजलास को ब्रीफ कर सके। मुशीर एहतसाब शहजाद अकबर इजलास में मौजूद हैं, वज़ीर कानून फरोग नसीम ऑनलाइन इजलास में शिरकत कर रहे हैं, वज़ीर दाखिला शेख रशीद अहमद कबीना कमेटी बराए हैसियत के इजलास की जो है वो सदारत कर रहे हैं। इस बारे में जब हमारी आज सुबह शेख रशीद से बात हुई थी तो उन्होंने कहा कि उन्होंने इस बात की तस्दीक की थी कि नैब की जानब से जो हमें दरख्वास्त मौसूल हुई है वो शहबाज शरीफ का नाम ECL में डालने के लिए काफ़ी है। ये उनके अल्फाज थे। उन्होंने कहा कि आज इस बारे में हम अहम फैसला जो है वो कर देंगे। अभी ये इजलास तकरीबन आधे घंटे तक ही जारी रहेगा और उसके बाद जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस शेख रशीद और मुशीर दाखिला एहतसाब शहजाद अकबर करेंगे, उसमें इसका बाज़ाब्ता ऐलान भी कर देंगे। जैसा कि मैंने आपको बताया कि तमाम जो डॉक्यूमेंट्स हैं, जो शवाहिद हैं, जिन जिन मुकदमात की तफ्तीश शहबाज शरीफ के खिलाफ हो रही है, जो जो उनके ऊपर इल्ज़ामात हैं, उसको बुनियाद बनाते हुए नैब ने ये दरख्वास्त की है, नैब लाहौर ने, कि उनका नाम जो है ECL में डाला जाए। और ज़राए का यही कहना है कि आज ही ये जो वैली कमेटी है, कबीना कमेटी, ये आज ही अपनी सिफारिशात वफाकी कबीना को भिजवाएगी और सर्कुलेशन समरी के जरिए इसकी मंजूरी हासिल करके ज़राए का यही कह रहा है कि शहबाज शरीफ का नाम ECL में डाल दिया जाएगा। साजिद, ज़ाहिर है जितनी जल्दी ये सारे मामलात किए जा रहे हैं, आपके पास खबर क्या है? प्रेशर में हुकूमत बहुत ज़्यादा कि अगर ऐसा नहीं करेगी तो मज़ीद तनकीद की जद में आएगी? देखिए, जो शेख रशीद से भी हमारी गैर रस्मी में बातचीत हुई थी, उन्होंने कहा था जी, उन्होंने अल्फाज इस्तेमाल किए तो उन्होंने कहा जी वज़ीर आज़म इमरान खान के इस हवाले से बहुत ही सख्त अहकामात हैं। और उन्होंने कहा था कि इस किस्म के जो मुल्ज़मान हैं जिनके ऊपर 7 अरब रुपए की जो मनी लॉन्ड्रिंग है उसके इल्ज़ामात हैं, पहले उनके भाई चले गए, वो वापस नहीं आए, अब ये शहबाज शरीफ उनके गारंटर ये भी बाहर चले गए, तो हुकूमत के लिए बहुत ज्यादा ये मसला होगा। हुकूमत की जो साख है बुरी तरह मुतासर होगी। तो फिर उसी वजह से हंगामी तौर पर ये कल दरख्वास्त जब मसूल हुई तो आज ये इजलास बुलाया, इसके ऊपर फैसला करके कबीना की मंजूरी के लिए इसको भिजवा दिया जाएगा। और यही सबसे बड़ी खबर यही होगी कि जो नाम है जो शहबाज शरीफ का, वो ECL में डालने के हवाले से उसूली फैसला तो हो चुका है। सिद्दीक सर, बहुत शुक्रिया आपका। और जो ये उसूली फैसला बता रहे हैं कि ये हो चुका है, एक रस्मी कार्रवाई है ये इजलास के एग्जिट कंट्रोल लिस्ट में आज मियाँ शहबाज शरीफ का नाम डाल दिया जाएगा। ये तमाम तर सूरत हाल है। क्या वाकई हुकूमत जो है वो एक प्रेशर का शिकार हो चुकी है? हुकूमत पर एक प्रेशर है कि मियाँ को मुल्क से जाने ना दिया जाए। खुद वज़ीर आज़म भी ये कह चुके हैं कि अब ऐसा नहीं किया जाएगा कि मियाँ शहबाज शरीफ को मुल्क से बाहर जाने दिया जाए। ना सिर्फ ये, बल्कि हुदैबिया पेपर में जो कि 1992 का मामला है, जिसको सुप्रीम कोर्ट एक अपील, जिसको मैंने कल ही बताया था कि वो मुस्तरद कर चुकी है, जो कि नाब की जानिब से की गई थी, 2017-18 का ये मामला है। और अब एक दफ़ा फिर असर तफ्तीश इसकी करने का हुकूमत इम्तियाज़ दे चुकी है। इसी पर बात करने के लिए मेरे मेहमान मेरे साथ मौजूद हैं। कराची स्टूडियो से मुझे ज्वाइन कर रहे हैं अजील लगारी साहब, सीनियर सहाफ़ी हैं, तज़ियाकार हैं, एडिटर इन चीफ हैं बोल न्यूज़ के, बहुत शुक्रिया आपका। राजा आमिर अब्बास साहब भी मेरे साथ मौजूद हैं, मारूफ माहिर कानून है, आपका भी बहुत शुक्रिया। उस्मान सईद बसरा साहब मुझे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से ज्वाइन कर रहे हैं। पहले मैं राजा आमिर अब्बास साहब आपसे गुफ्तगू आगाज़ करना चाहती हूँ। एक पुराना मामला, एक पुराना केस हुदैबिया पेपर मिल से दोबारा क्या खोला जा सकता है? ये वो मामला है जिस पर खुद
एक अपील दायर की गई थी सुप्रीम कोर्ट में, और सुप्रीम कोर्ट ने ये अपील, ये दरख्वास्त मुस्तरद कर दी थी दोबारा केस को खोलने की, और ये कह के कि ये किस बुनियाद पर खोला जाए, ऐसी क्या बात है कि ये केस दोबारा खोला जा सके। क्या आज हुकूमत जो ये बात कह रही है कि असरनो तफ्तीश करेंगे हम इस केस के हवाले से, तो क्या इन्वेस्टिगेशन दोबारा की जा सकती है, केस भी रीओपन किया जा सकता है? देखिए, ज़हन में एक चीज़ को रख के हमने आगे चलना है कि जब भी कहीं भी कोई जुर्म होता है क्रिमिनल साइड पे, तो वो जुर्म कभी भी ख़त्म नहीं होता, वो किसी टाइम बाद या किसी उसकी वजह से वो डाई डाउन नहीं हो जाता है कि जनाब ये ख़त्म हो गया है। जुर्म अपनी जगह मौजूद होता है। 2000 में जब ये रेफरेंस आता है हुदैबिया का, तो उस वक़्त नैब ने एक केस बनाया करप्शन और करप्ट प्रैक्टिस का कि इनके ख़िलाफ़ ये केसेस हैं। ऑल्दो अगर हम ये देखें कि ये हुदैबिया की जो इनिशियल इन्वेस्टिगेशन और इंक्वायरी थी, ये जिस ज़माने में रहमान मलिक FIA में असिस्टेंट डायरेक्टर या डिप्टी डायरेक्टर होते थे, उन्होंने शुरू की थी। ये उस वक्त से ये इंक्वायरी इन्वेस्टिगेशन चली आ रही थी। जब नैब ने रेफरेंस डाल दिया 2000 में, तो अदालत में जब चला तो उस वक़्त मुशर्रफ ने मियाँ नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ और इनकी फैमिली को डील देते हुए मुल्क से बैरून मुल्क जाने की इजाज़त दे दी। जब वो बैरून मुल्क चले गए तो हमारे कानून में ये है कि जब मुल्ज़िम मौजूद ना हो तो उनकी गैर मौजूदगी में वो केस नहीं चल सकता। इस वजह से ये हुदैबिया का केस नैब की अदालत में रुक गया। 2007 में जब ये वापस आए तो उसके बाद पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट आई, NRO आ गया, तो पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट ने इस केस को खोलने की बजाय ये अलमारी में ही पड़ा रहा। तो इस केस का जो ट्रायल था वो कथन नहीं हुआ, ये यूं का तू वहीं का वहीं पड़ा रहा। अब क्या होता है, 2013 में जब इन्होंने एक दरखास्त लगा दी कि जनाब जब मियाँ साहब की अपनी हुकूमत थी कि इस केस को ख़त्म किया जाए, क्वॉश किया जाए, तो लाहौर हाई कोर्ट ने, जो कि अभी तक ट्रायल नहीं हुआ था, बगैर ट्रायल के इस पे फैसला दे दिया। एक जज ने एक फैसला दिया, दूसरे ने दूसरा दिया, फिर ये रेफरी जज के पास गया और उन्होंने जिस जज ने कहा था कि इसका ट्रायल नहीं हो सकता, उससे एग्री किया और इस केस को ख़त्म कर दिया गया। उसके बाद अपील नहीं थी। उसके बाद जब पनामा का केस चल रहा था तो जो JIT की रिपोर्ट आई थी उसमें उन्होंने कहा कि जनाब इस केस में हुदैबिया का बड़ा इंपॉर्टेंट केस है, अपील होनी चाहिए। तो उस वक़्त के चेयरमैन नायब कमरुज़्ज़मान चौधरी को बुलाया गया सुप्रीम कोर्ट में और खोसा साहब ने कहा कि आप इसके खिलाफ अपील क्यों नहीं कर रहे। तो उसने कहा कि जी मैं कतई इसके खिलाफ अपील नहीं करूंगा इस केस के खिलाफ। तो ये वो दिन था कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हमें लगता है कि आज नैब एक 6 फुट गहरे खड्डे में दफन हो चुकी है। तो इस परफॉर्मेंस के बाद ऑल्दो रिव्यू सुप्रीम कोर्ट ने खत्म कर दिया। 2000 में जब ये केस बना था तो ये करप्शन करप्ट प्रैक्टिस का था। हमारे मुल्क में मनी लॉन्ड्रिंग के कवानीन नहीं थे। 2007 और फिर 2010 में असल में मनी लॉन्ड्रिंग के कवानीन इस मुल्क में आए। जब मनी लॉन्ड्रिंग के कवानीन आए और उसके बाद हालिया जब वो पापड़ वाले की, रमजान शुगर की, चौधरी शुगर की मनी लॉन्ड्रिंग की, वो TTs की जब इन्वेस्टिगेशन हो रही थी, तो उस इन्वेस्टिगेशन के दौरान ये पता चला कि ये जो तरीक़ेकार था और ये जो तमाम पैसे बैरून मुल्क हुंडी हवाले से भेजना, फिर वहाँ से TTs के ज़रिए आना और जाली अकाउंट्स में आना। तो आपको याद होगा कि हुदैबिया में एक काजी फैमिली थी और काजी फैमिली के जाली अकाउंट्स बनाए गए थे। तो ये आपस में इंटरकनेक्ट हो गया। तो अब बात ये हुई कि अगर नए फैक्ट्स किसी भी वक्त सरफेस करते हैं, किसी भी जुर्म के बारे में कोई नए शवाहिद आ जाते हैं, तो फिर कानून में ये है दुनिया भर में कि उसकी दोबारा से इन्वेस्टिगेशन भी हो सकती है और जब इन्वेस्टिगेशन होगी तो दोबारा से ट्रायल भी हो सकता है। तो आई डोंट थिंक सो कि इसकी राह में कोई ऐसी टेक्निकल रुकावट होगी और FIA के पास ये इख्तियार हासिल है मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट में कि वो इसकी तफ्तीश असर नौ। अच्छा, इदारे तो तफ्तीश कर सकते हैं राजा आमिर अब्बास साहब, इदारे तफ्तीश कर सकते हैं। कल भी हमने इस पर गुफ्तगू की थी कि इदारे तफ्तीश कर सकते हैं, लेकिन जब केस की बात करते हैं, इसका ट्रायल कभी नहीं हुआ,
ये केस ओपन नहीं हुआ, इसको रीओपन करने के हवाले से हुकूमत के पास क्या ऐसी चीज़ें हो सकती हैं? उनके जो कानूनी माहिरीन हैं, क्या वाकई वो इस तरह की तजावीज़ दे सकते हैं कि जी एक अपील दायर की जाए, उस सुप्रीम कोर्ट के फैसले को चैलेंज क्या किया जा सकता है जिसमें ये मुस्तरद कर दिया गया था कि ये केस रीओपन नहीं हो सकता? देखिए, पहली बात तो मैं क्लियर करता जाऊं कि वो सुप्रीम कोर्ट की अपील नहीं थी, वो एक रिव्यू था। रिव्यू का बहुत लिमिटेड टेक्निकली स्कोप होता है और वो रिव्यू ये था कि लाहौर हाई कोर्ट ने जो फैसला दिया है उसको कालादम करार दिया जाए, और नैब के उस रिव्यू को सुप्रीम कोर्ट ने कोई इस केस को ख़त्म नहीं किया था। सुप्रीम कोर्ट ने सिंपली उठा के नैब के रिव्यू को कहा कि हम आपका रिव्यू डिसमिस करते हैं, आपके केस में जान नहीं, और लाहौर हाई कोर्ट का फैसला अपनी ताईं बरकरार रहा। अब बात ये मैंने कहा कि हुकूमत या FIA इसको री इन्वेस्टिगेट कर सकती है, बिल्कुल कर सकती है, और चूंकि हमारे आइन में है कि किसी शख्स को दोबारा 2 दफ़ा ट्रायल नहीं हो सकता या 2 दफ़ा कन्विक्ट नहीं हो सकता, लेकिन जब ट्रायल हुआ ही नहीं, ट्रायल किसको कहते हैं? ट्रायल वो होता है कि जब अदालत में गवाहान आते हैं, गवाह आके अपना बयान देते हैं, वो डॉक्यूमेंट्स लेके आते हैं, उसके बाद जज उन गवाहान की रोशनी में एक फैसला देते हैं। वो तमाम चीजें तो हुई नहीं, तो ऐसी सूरत हाल में इसमें कोई कतगन नहीं कि इसको दोबारा से उस नए ये जो करोड़ों अरबों की टीटीज अनअर्थ हुई हैं उसके साथ अगर ये कनेक्ट हो रहा है, तो ऐसी सूरत हाल में ये यकजा होकर एक बहुत बड़ा केस जो होगा, ये एक मनी लॉन्ड्रिंग का क्लासिक केस उभर के सामने आएगा। अच्छा, चले, ये बिल्कुल ये बात है कि ये बहुत बड़ा केस होगा, शायद पनामा से भी बड़ा केस इसको कहा जा रहा है, लेकिन आपने अभी गवाहों की बात की, मैं चाहूँगी ज़रा इस पर भी आप बात करें कि इसहाक डार जिनका एक एतराफ़ी बयान था, बाद में अपने बयान से वो मुनाहरिफ हो गए, गवाहों को जमा करना, उस केस का पूरा ट्रायल करना, हुकूमत के पास ये कितना मजबूत एक केस हो सकता है कि वाकई हुकूमत के पास शवाहिद हो सकते हैं कि हुकूमत शहबाज शरीफ के लिए एक बहुत बड़ी मुश्किल खड़ी कर दे? देखिए, हुकूमत के पास काफ़ी शवाहिद इस सूरत हाल में होंगे कि जो पहले केस में इसहाक डार था, वो पहले जो हुदैबिया का रेफरेंस था उसमें वो बतौर मुल्जिम नहीं बतौर गवाह आया था, 164 की स्टेटमेंट कराई थी, लेकिन 2007 में वो अपने इस स्टेटमेंट से मुनहरफ हो गए और उसने कहा कि अंडर ड्यूरेस, अंडर प्रेशर मुझसे ये बयान लिया गया था। तो कानून ये है कि जब कोई शख्स अपने इस नैब में जब वो वादा माफ गवाह बनता है और फिर बाद में मुनहरफ हो जाए, क्योंकि वहाँ लिख के ये एक चेयरमैन और इसके दरमियान एक डील साइन होती है, अच्छा। तो अगर वो मुनहरफ हो तो फिर ऐसी सूरत हाल में वो खुद भी मुल्जिम बन जाता है। अब इसहाक डार भी इस केस में शहबाज शरीफ के साथ एक मुल्जिम की हैसियत रखता है। बाकी रह गई गवाहान के बयानात, तो काजी फैमिली ने पहले भी रिटन कहा था कि हमको बुलाइए और हम गवाही देने के लिए तैयार हैं। फिर जो इसहाक डार ने तमाम बयान दिया था, वो तमाम बयान बैंकों के रिकॉर्ड का था कि फलाना बैंक अकाउंट, फलाना चेक नंबर, फलानी टीटी नंबर, तो ये तमाम चीज़ें बैंक के रिकॉर्ड में मौजूद है। सिर्फ बैंक का एक नुमाइंदा आएगा, वो तमाम रिकॉर्ड अदालत में पेश कर देगा। इसी तरीके से हालिया जो टीटीज़ के रिकॉर्ड हैं, इसमें भी तमाम वो चीज़ें बैंक से आ जाएंगी। फिर इनके अपनी जो कंपनी है शुगर मिल्स की, रमज़ान शुगर, और दूसरी उसके 6-7 एम्प्लॉयज़ हैं जिनके अकाउंट्स में करोड़ों अरबों आ रहे थे, तो वो आके कहेंगे और वो वादा माफ गवाह बन चुके हैं कि जनाब हमारे तो हमने ज़िंदगी में कभी 10 लाख रुपए नहीं देखे, ये करोड़ों रुपए हमारे अकाउंट्स में आ रहे हैं और फिर अल्टीमेटली जा रहे हैं शरीफ फैमिली के पास, तो हमारा ना इस पैसे से लेना है ना देना है। तो ये वो शवाहिद हैं, ये वो गवाहान हैं कि जब अदालत में इनकी बयानात होंगे तो ये इस शरीफ फैमिली के लिए और शहबाज शरीफ के लिए काफ़ी मुश्किलात खड़ी हो जाएंगी। बिल्कुल सही पॉइंट टेकन। लगारी साहब, अचानक ही हुकूमत के ख्याल आया कि वो हुदैबिया पेपर मिल जो इतना पुराना मामला है उसकी असर नौ तफ्तीश करे, या फिर वाकई एक प्रेशर है हुकूमत के ऊपर कि मियाँ साहब चले गए, मियाँ शहबाज शरीफ को भी अगर जाने दिया तो लोग तो बहुत तनकीद करेंगे, फिर हम क्या जवाब देंगे लोगों को? देखिए, दो चीज़ें हैं। कानून के माहिर तो हमारे ज़ाहिर है, हम बात कर रहे थे, हमारे इंतहाई काबिल एहतराम हमारे दोस्त दलाइल भी दे रहे थे, बात भी कर रहे थे। एक बात वाज़ेह हो गई है और हमें इस बात को भी समझ लेना चाहिए, अगर से इस नुक्ते नज़र से इख्तिलाफ़ किया जाएगा, ये कि हम जो कहते हैं कि इदारे आज़ाद हैं और आज़ादी से काम करते हैं, तो गोया इदारे आज़ाद नहीं हैं।
नैब उस वक्त काम करेगा और FIA भी उस वक्त काम करेगा जब उसको एक्टिवेट किया जाएगा, जब उसको कहा जाएगा, पता चलेगा कि शहबाज शरीफ साहब की ज़मानत हो गई है, लिहाजा अब नई चीज़ें लेकर सामने आया जाए। बात यह है कि ये ट्रायल हुआ नहीं है, लेकिन इसके फैक्ट्स के बारे में पूरे पाकिस्तान को मालूम है। और जो मामला कहा जाता है कि ख़राब हुआ था NRO से, तो NRO वैलिड रहा ही नहीं था, क्योंकि NRO के आते ही, और वो बहुत ही मेरे ख्याल में एक बहुत ही ख़राब किस्म का ऑर्डिनेंस था। मैंने ज़िंदगी में इतना ख़राब ऑर्डिनेंस नहीं देखा है जो जारी किया गया था जनरल परवेज़ मुशर्रफ की तरफ से। अच्छा, उसके इजरा के बाद उसका सो मोटो हुआ था और फिर उसके ऊपर बाकायदा वो हुई थी, समाअत हुई थी, और उसके नतीजे में उसको नल एंड वाइड करार दिया गया था और उसके तहत होने वाली तमाम कार्रवाइयाँ जो हैं वो रीओपन भी हो गई थी। फिर पंजाब लाहौर हाई कोर्ट ने जो फैसला किया था उसके लिए उसके ऊपर कोई कंपल्शन और दबाव या प्रेशर नहीं था, और अदालतों पर अगर कोई प्रेशर, दबाव, कंपल्शन होता है तो फिर ये अदालतें ही खुद अपने बारे में फ़ैसला करें, कोई और नहीं कर सकता है। जब ये 3-2 से फैसला हो गया, बल्कि जो रेफरी जज हैं उन्होंने भी आकर कहा कि जी ठीक है, इसको बंद कर दिया जाए, इसमें कुछ नहीं है। तो उसके बाद जब मामला सुप्रीम कोर्ट में गया तब भी वही हुआ। सुप्रीम कोर्ट भी और हाई कोर्ट भी, दोनों ये मजाज भी थे, हर लिहाज से कोई उन्हें नहीं रोक रहा था कि वो रीट्रायल को भेजे थे। मैं इसकी मिसाल भी देता हूँ। जब कोटकना केस था तो जब उनके एब्सेंशिया में सुनाया गया था फैसला, और वो फैसला आ भी गया था और उसके बारे में टेलीफोन भी सामने आ गए थे कि किस तरह से टेलीफोन किए गए और किस तरह से फरमाइशें की गई कि फ़लाँ सज़ा, इतनी सज़ा दे दो, इसको इतनी सज़ा दे दो। और मलिक क़य्यूम की और सैफ रहमान की गुफ्तगू भी सब सामने है। उसके बावजूद वो जो है कोर्ट ने क्या किया, हालांकि इसमें तो बरियत बनती थी कि भाई ठीक है, वो जो गवाहान हैं वो तो मालूम हुआ, जो जजमेंट जो आई है वो तो इस तरह के फैसले इसकी बुनियाद पर है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने रीट्रायल के लिए कहा, अगरचे फैसला हो चुका था, सज़ा भी हो चुकी थी, तो उसका एक तो तरीका ये होता है कि ब्री कर दिए जाते हैं। उन्होंने ब्री नहीं किया, कहा कि रीट्रायल किया जाए और मामला रीट्रायल में चला गया। तो अब यहाँ कोर्ट ने नहीं कहा, न तो हाई कोर्ट ने और न ही सुप्रीम कोर्ट ने, कि मामला रीट्रायल की तरफ जाया जाए। ये तो चला ही नहीं है केस। बिल्कुल, जब केस चला ही नहीं है तो हाई कोर्ट को कहना चाहिए भाई ये तो केस चला ही नहीं है, इसको चलाएं, रीट्रायल करें। कोर्ट ने कहा नहीं, इसको शट कर दें, बंद कर दें, इसमें कुछ नहीं है। फिर जब सुप्रीम कोर्ट गया तो सुप्रीम कोर्ट ने, और सुप्रीम कोर्ट ने रिव्यू में भी यही कहा। तो जब रिव्यू में भी सुप्रीम कोर्ट ये कहे कि ये बंद हो गया है केस, तो मुझे नहीं मालूम कि कौन सी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कानून होगा जो जाकर सुप्रीम कोर्ट से कहेगा कि जनाब अब इसको रीट्रायल किया जाए। रीट्रायल का प्रोसेस जो है वो कब बनेगा? ये ठीक है कि अगर कोई कत्ल होता है और कत्ल की एविडेंस 20 साल के बाद भी आती है तो वो रीट्रायल, लेकिन ट्रायल तो हुआ ना, पहले भी ट्रायल हुआ, एक नई शहादत आ गई। अब तो ट्रायल ही नहीं हुआ। जो हमारे जनाब हमारे मेहरबान दोस्त कह रहे हैं, वो तो ट्रायल हुआ ही नहीं था। और उसके बाद सुप्रीम लाहौर हाई कोर्ट का ये फैसला है, नोइंगली के ट्रायल नहीं हुआ है, उन्होंने डिसमिस किया। नोइंगली के ट्रायल नहीं हुआ है, सुप्रीम कोर्ट ने भी उसको खारिज कर दिया। अब मुझे नहीं मालूम कि कौन सा कानून जो है उसको नई जिंदगी देगा। चले मैं ये पूछ लेती हूं, नई जिंदगी भी, मैं सुमैया जो बात कह रहा हूं वो ये, नई जिंदगी भी इदारों की फालियत नहीं कर रही है। यही तो असल सवाल है। मैं ये कह रहा हूं इदारों की फालियत नहीं कर रही, नई जिंदगी शहबाज शरीफ की जमानत कर रही है और उनका बैरून मुल्क जाने का अदालती हुक्म जो है वो कर रहा है। क्विकली मैं पूछ लूं राजा आमिर अब्बास साहब से, यही तो असल अलमिया है, क्योंकि आप रह चुके हैं, प्रोसिक्यूटर जनरल नैब रह चुके हैं राजा आमिर अब्बास साहब, आपसे बेहतर कोई नहीं जानता। नैब के ऊपर ये बात की जाती है कि प्रोसिक्यूशन बहुत वीक है, जब लोगों को गिरफ्तार किया जाता है, कुछ साबित नहीं होता, फिर उनकी जमानत हो जाती है। तो ये एक तरह का जो एक सिनेरियो है वो ये लोगों के सामने कि हो तो कुछ भी नहीं रहा, बस गिरफ्तारी होती है और जमानत होती है, कुछ साबित तो नहीं हो पाता। देखिए इसमें यह एक बात ज़हन में रखिए कि ना सिर्फ हुकूमत जो कह रही हैं आपकी जी बड़ा प्रेशर है,
ज़हन में रखिए कि अवाम ये बड़े इस वक्त मायूस हैं कि इस मुल्क में ये जो बड़े लोग हैं जिनके अरबों खरबों की प्रॉपर्टीज़ हैं, जो सबके सामने हैं, आपके सामने हैं, हमारे सामने हैं, चाहे वो सरे महल की शक्ल में हो, चाहे वो एवनफील्ड अपार्टमेंट्स की शक्ल में हो, चाहे वो शुगर मिल्स की शक्ल में हो, चाहे वो इसहाक डार के जो कि साइकिल पे आता था उसके दुबई में वो टावर्स की शक्ल में हो, अवाम को ये चीज़ें नज़र आती हैं। अब अवाम क्या कहती है कि जो इस मुल्क का कानून है वो गालिबन अमीर आदमी के लिए कोई और है, तो अलमिया है ना राजा अमीर आदमी के लिए कुछ अमीर के लिए अलग है, ताकतवर के लिए अलग है और गरीब के लिए अलग है। ये अलमिया है। हाँ। सर मुझे ब्रेक लेकिन अब इसी अलमिया की वजह से लोगों में मायूसी आ रही है, मायूसी फैल रही है। इस मायूसी को दूर करने का काम है। बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त का, मेरे पास वक्त कम था, ब्रेक मुझे लेनी है, लगाई साहब आपके वक्त का भी बहुत शुक्रिया। वापस आएंगे तो कोरोना वैक्सीन के हवाले से और कोरोना की वैक्सीन पर जो शुरुआत है उस पर बात करेंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक टू द शो। बात करेंगे हम कोरोना वैक्सीन के हवाले से। वैक्सीनेशन सेंटर ईद की तातीलात में भी खुले रहेंगे। वैक्सीन लगाएं और अपने आप को महफूज बनाएं। लेकिन वैक्सीन के हवाले से अभी तक लोगों के दिलों में शुबहात हैं, डर है, खौफ है। इसकी क्या वजह है? और एस्ट्राजेनेका जो कि कई ममालिक में बैन हो चुकी है, पाकिस्तान में इसकी कई खुराकें आ चुकी हैं, लोग इसको भी लगवाने से इज्तनाब बरत रहे हैं और खौफ का शिकार हो रहे हैं। इसके पीछे क्या वजह है? क्या ये वैक्सीन जो है वो सेफ़ है? ऐसी बात करने के लिए डॉक्टर अब्दुल बारी खान साहब हमारे साथ मौजूद हैं इंडस हॉस्पिटल से, उनसे बात करेंगे। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सर वैक्सीनेशन का अमल तेज़ी से हो रहा है और होना भी चाहिए और सबको वैक्सीन लगवानी चाहिए, लेकिन एस्ट्राजेनेका जो कि कई ममालिक में बैन हो चुकी ब्लड क्लॉटिंग की वजह से ये पाकिस्तान में अब आ रही है और लोगों को लग भी रही है, लोग खौफ का शिकार हैं। ज़रा बताइए कि एस्ट्राजेनेका के ये जो मामलात हुए थे ब्लड क्लॉटिंग के, इसकी क्या वजूहात थी और पाकिस्तान में भी आ गई है? अस्सलाम वालेकुम। देखिए हर वैक्सीन में कोई ना कोई साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं और उसके भी बहुत ही मामूली किस्म के होते हैं। ये अनफॉर्चुनेटली ये वैक्सीनेशन और ये जो कोविड-19 बताते खुद एक पॉलिटिकल इशू बन चुका है। सोशल मीडिया का बहुत ही नेगेटिव रोल रहा है इसके अंदर। ये जो कोई जो ये क्लॉटिंग वाला जो मसला है ये बहुत ही आप समझे कि 0.0004 अच्छा 004% है। सर मैं डिटेल जवाब दें, बहुत ही कम आप कह रहे हैं कि परसेंटेज है इसकी। अच्छा एक और मामला है, क्योंकि आज भी एक इजलास होगा रोयत हिलाल कमेटी का, मरकज़ी रोयत हिलाल कमेटी का, चांद देखने के हवाले से। मुल्क में ये रमज़ान था और शुक्र है कि इस बार पूरे मुल्क में एक ही रोज़ जो है वो रमज़ान शुरू हुए और कोशिश ये की जा रही है हुकूमत की भी, तमाम उलमा कराम की, कि एक ही रोज़ पूरे मुल्क में ईद भी हो। गो के फवाद चौधरी का बयान भी सवाल सामने आया था, उन्होंने कहा था कि इस बार जो ईद है वो पूरे 30 रोज़े होंगे और ईद जो है वो जुमे के रोज़ की होगी। महकमा मौसमियात ने भी कहा कि जो चांद की उम्र है वो नहीं है इतनी और 30 का ही जो है वो चांद होगा। इसी पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं पेशावर मस्जिद कासिम खान से मुफ्ती शहाबुद्दीन पोपल जई साहब, हम उनसे बात करते हैं। बहुत शुक्रिया आपको मुफ्ती साहब। आज कासिम खान मस्जिद में भी और आपकी जो जोनल कमेटी है वो आज इजलास करेगी चांद की रुयत के हवाले से। जिस तरह मैंने कहा कि फवाद चौधरी साहब ने भी कहा, महकमा मौसमियात ने भी कहा कि इस बार जो ईद होगी वो जुमे के रोज़ की होगी। आज आप लोग क्या फैसला करेंगे, किस तरह फैसला किया जाएगा तमाम तर रुयत को देखते हुए? वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह वहदा वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदा। बीबी बात ऐसी है कि आज शब इल्तिमास है, यानी 29 दिन पूरे हो चुके हैं रमज़ान मुबारक के, और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत मुतहरा में हुक्म यही है कि जब किसी महीने के 29 दिन पूरे हो जाएं तो चाँद देखने की कोशिश की जाए। तो उसी निस्बत से हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तिबा सुन्नत में हर 29 को एहतमाम किया जाता है चांद देखने का। और आज का इजलास भी हमारा भी उसी सिलसिले में है और मरकज़ी रोयत हिलाल कमेटी का भी उसी सिलसिले में है।
तो बात जो है, फैसले जो है वो पेशन गोइयों पे नहीं किए जाते। अच्छा। और रुए तो शहादत पे मदार है इस मसले का। तो अगर चांद देख लिया गया और उनकी शहादतें मौसूल हुई तो उनको शरीयत के मुकर्रर ज़ाब्तों के मुताबिक परखा जाएगा। तो अगर वो शरीयत के ज़ाब्ते पे पूरी उतरी तो तब कबूल कर ली जाएंगी। वही शहादतें जो है, तो अगर मरकज़ी रुयत हिलाल कमेटी जो है लेकिन मुफ्ती साहब, मरकज़ी रुयत हिलाल कमेटी ने आपको इस बार ये दावत दी थी कि आप उनका जो इजलास है मरकज़ी रुयत हिलाल कमेटी का, उसमें बैठे उनके साथ चांद देखें, लेकिन आपने मना कर दिया, उसकी क्या वजह थी? देखिए, बात ये है ना बीबी कि अक्सर बातें जो हैं तो वो बगैर किसी सनद के और उसका सबूत हासिल किए या उसकी मालूमात की जो है बगैर वो शाये कर दी जाती हैं। ऐसी कोई बात नहीं है। उन्होंने मुझे, उनका जो पहला मरकज़ी रुयत हिलाल कमेटी का इजलास हुआ था उसमें शिरकत की दावत दी थी। वो उनकी तारुफी मीटिंग थी, जो कि उसके दावतनामे में लिखा हुआ था कि ये अराकीन की तारुफी मीटिंग है। तो तारुफी मीटिंग में मेरा क्या काम था? उसमें वो नए अराकीन की जो है तो वो तारुफी मीटिंग थी। उसके लिए उसके उन्वान में एक बात ये भी थी, तो वो बात जो है तो उस तारुफी मीटिंग में मेरी शिरकत करने का क्या काम है? वो तो मेंबरान के लिए होगी ना। और अवामुन्नास को तारुफ जो है तो वो तो मीडिया के जरिए, प्रिंट मीडिया के जरिए मिल ही जाता है ना। देखिए, हम ये चाहते हैं पहले दिन हम जिस जगह खड़े थे अल्हम्दुलिल्लाह आज भी वहाँ खड़े हैं, कल भी इंशाअल्लाह वहाँ खड़े होंगे। हम ये चाहते हैं कि कुरान सुन्नत की बालादस्ती हो इन फैसलों में, बस। सही। वो हमें किसी किस्म के कोई क्रेडिट की जरूरत नहीं। अगर मरकज़ी रुयत हिलाल कमेटी इसका अहतमाम करती है और शरीयत के अहकामात को बालादस्ती देती है और फैसला शरीयत के मुताबिक होता है तो हमें कोई इख्तिलाफ नहीं। अच्छा मुफ्ती साहब, बस मैं आखिर में बस ये आपसे पूछना चाहूँगी कि हम उम्मीद करें कि इस बार जो ईद है वो पूरे मुल्क में एक ही दिन मनाई जाएगी? हम हर बार उम्मीद यही रखते हैं कि एक हो, अल्लाह से दुआ यही मांगते हैं कि एक हो। लेकिन चीज़ ये है कि एक जो है एक होना, वो इत्तेफाक और इत्तेहाद जो है ना, वो हमें एक होना सिर्फ हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत मुबारक में ही मिल सकता है। वही एक ऐसी चीज़ है जो हमारी सारी उम्मत की वहदत की जो है तो वो एक मरकज़ी नुक्ता है। तो इंशाअल्लाह मैं तो उम्मीद रखता हूँ कि वो भी मरकज़ी रुयत हिलाल कमेटी भी, क्योंकि उनसे हमारी इस मौजू पे काफ़ी बात हो चुकी है, तो उम्मीद है कि वो भी रुयत शहादत को मदार ठहराएंगे। तो फिर उस सूरत में अगर वो भी रुयत शहादत को मदार ठहराएं और बुनियादी बात यही रहे तो कुरान सुन्नत की बालादस्ती की, तो बहुत शुक्रिया आपका। मुफ्ती पोपलजई साहब मस्जिद कासिम खान से हमारे साथ मौजूद थे और हम भी उम्मीद करते हैं कि एक ही रोज़ ईद हो, पूरे मुल्क में एक ही रोज़ ईद हो और इस पर कोई इख्तिलाफ राय किसी का ना हो। ज़ाहिर रुयत के लाल से रुयत जो हिलाल कमेटी है उसके रुयत के हिसाब से आज फैसला करेगी और अगर आज का चांद आज हो जाता है तो हमारी पूरी टीम की तरफ से आपको आज चांद रात मुबारक। अल्लाह हाफ़िज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।